देखें, पैतृक संपत्ति के साथ जो कहानी है वो कुछ अलग है, लेकिन अगर कोई जो है अर्जित संपत्ति की अगर बात करें, अर्जित संपत्ति के साथ जो कहानी है वो भी कुछ अलग है। पैतृक संपत्ति जो है, अगर पैतृक संपत्ति है, अब ये इसको क्या करते हैं, पिता जो हैं, है ना, वो आपकी माँ के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। अब माँ का इस पर तो अधिकार हो गया, माँ के नाम से तो है, इनके नाम से जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अब इस माँ के जो है, मान लेते हैं इनके 2 बेटे हैं, अब माँ के द्वारा क्या किया जा रहा है कि एक बेटा के नाम से संपत्ति जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अगर ये संपत्ति पैतृक है, उस केस में अगर एक बेटा के नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो इस मामले को लेकर आप रोक नहीं लगा पाएंगे। मैं ये कह दूं कि आप इनको ट्रांसफर करने से रोक सकते हैं, वो कतई संभव नहीं है। इनके नाम प्रॉपर्टी है, अब ये किसी एक के नाम कर रहे हैं तो आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन पैतृक संपत्ति के साथ ऐसा किया गया है जिसके उत्तराधिकारी आप भी हैं, और अगर आप जो है यहाँ पर हिंदू लॉ की बात करें तो यहाँ पर आपको जन्म से अधिकार प्राप्त है। तो अगर आपको जन्म से अधिकार प्राप्त है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप दावा पेश कर सकते हैं। और ये जो पिता के द्वारा किया गया है इसको भी रद्द करवा सकते हैं, और ये माँ के द्वारा जो किया गया ये इसको भी रद्द करवा सकते हैं, इसलिए कि ये करने का अधिकार उन पिता को था ही नहीं। यानी इसमें आपका भी शेयर है, आपका भी हक है। तो बिना जो है एक तरह से आपकी अनुमति के, और आप इस पर दावा कर रहे हैं, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उसको जो है पैतृक संपत्ति के केस में जो है अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर अर्जित संपत्ति है, कोई पिता के पास अर्जित संपत्ति है, अब पिता जो है आपकी यानी माँ के नाम अगर वो अर्जित संपत्ति ट्रांसफर करते हैं तो आप इस पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये संभव ही नहीं है। सवाल है, एक स्पष्ट प्रश्न पूछता हूँ आपसे सर, मेरे पास खुद की प्रॉपर्टी बनाई पापा ने, मम्मी ने नाम पर कर दिया। अब मम्मी वह प्रॉपर्टी अपने एक बेटे को नाम देना चाहते हैं, हम क्या करें? देखें, इसमें जो समझना है, जो जानना है ये है कि तो यहाँ पर भी मामला यही है कि मेरे पापा ने खुद की प्रॉपर्टी बनाई और उसके बाद जो है मम्मी के नाम कर दिया है। अब मम्मी अगर एक बेटे के नाम कर देना चाहते हैं तो आप मम्मी से यहाँ पर जो है गुहार लगा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि आपकी माँ के द्वारा ऐसा नहीं किया जाए, लेकिन कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर जो है आप रोक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उनका ये अधिकार है और उनकी ये अर्जित प्रॉपर्टी है, आप किसी के अर्जित प्रॉपर्टी पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अगला सवाल है, नमस्ते सर, हमारे स्वर्गीय पिताजी ने एक प्लॉट 1985 में खरीदे थे जिसका सारा कागजात मेरे पास है, और उसी प्लॉट को हमारे गांव के दूसरा व्यक्ति ने 1986 को खरीद लिया। कब्जा भी उसी के पास है और दोनों का लगान रसीद भी कट रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि हमें ज़मीन मिल सके? अगर जो आपके स्वर्गीय पिताजी ने 1985 में ज़मीन को खरीदा है और उसका कागजात आपके पास है, अब दूसरा व्यक्ति जो है 1986 में खरीद लिया और दोनों का जो विक्रेता है वो वही है, मतलब विक्रेता जो है दोनों के केस में वही है और लगान रसीद भी कट रहा है, तो आपको अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिविल कोर्ट में जो है अपना केस फाइल कर सकते हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री आपके पास है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको भी बेचा गया और साथ में दूसरे व्यक्ति को भी बेचा गया। दूसरा व्यक्ति जो है अपना वर्चस्व दिखाकर हमसे ज़मीन को कब्जा कर लिया गया, यानी आपसे ये ज़मीन जो है ले लिया गया। यानी जो दूसरा एक तरह से खरीदार है वो क्या किया कि आपसे इस ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो अगर ऐसा हुआ है और आपकी रजिस्ट्री पहले है तो एक बार जब रजिस्ट्री हो गया, एक बार अगर सेल डीड जो है वो तैयार कर लिया गया, तो दोबारा उस विक्रेता को या विक्रेता के जो बच्चे हैं जो उनके उत्तराधिकारी हैं उसको दोबारा वो सेल डीड तैयार करने का अधिकार नहीं है। सवाल है, सर हम 2 भाई हैं और अपना एक यहाँ पर जो है तकसीम नहीं करना चाहते हैं। एक हम हैं जो कि अपनी
जमीन पूरी जो है करवाना चाहते हैं, पर दूसरा भाई नहीं मना कर रहा है, जिससे हम खेती कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो देखें इसमें जो है तहसील में भी तहसीलदार ने भी फाइल बंद एक तरह से कर दिया है। देखें जो भी कारण है, जो भी समस्या है, अगर इसकी हम बात करें, आप दो भाई हैं, ठीक है, और अपना एक जो मान लेते हैं करना पड़ा है, जो भी करना पड़ा है, इस सभी कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या होगा? अगर आपका शेयर है, आपका हक है, अपनी संपत्ति को आप चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, अब भाई तैयार नहीं हो रहा है तो आप पार्टीशन में जा सकते हैं, पार्टीशन का दावा कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरे पिताजी दो भाई हैं, बड़े चाचा के नाम से जमाबंदी है और बंटवारा पेपर भी है, वंशावली भी बनाए हुए हैं। मेरे चचेरे भाई जो कि कुल टोटल जमीन है उसमें से वो लोग अपने जमाबंदी कराकर अपने नाम करा लिया है। मैं जो है DCLR के पास कंप्लेन किया हूँ, मुझे अपने हिस्से के लिए आगे क्या करना पड़ेगा? बिहार अरवल जिले से जो है और अंतर्गत जो है 169 खाता इतना वगैरह जो भी है, गरीब हूँ और मेरे जो अपने चचेरे भाई अपना हिस्सा बेईमानी करना चाहते हैं। देखें ऐसा अगर कर लिया गया ना, सबसे पहले है कि बिना जमाबंदी जो है अगर गलत तरीके से है बना हुआ है तो उस जमाबंदी को रद्द कराने के लिए आप बिहार में ADM कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। आप इसके लिए जमाबंदी जो है पर एक तरह से पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, यानी और उसमें जमाबंदी का मतलब होता है दो भाई है, दोनों भाई के नाम से जमाबंदी बनेगा। अब अगर एक भाई बना लिया अपने मन से तो आखिर इसके पास जो है, एक भाई के पास प्रूफ तो होना चाहिए। एक प्रक्रिया ये है कि जमाबंदी आप रद्द करवा दें उस पर। रही बात देखें कुछ भी कर लेगा, एक भाई जो है दूसरे भाई का हक नहीं प्राप्त कर पाएगा, कुछ भी कर ले। अगला सवाल है, DCLR के आदेश के बाद मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, राजस्व कर्मचारी नहीं फिर से रिजेक्ट कर दिया है। देखें अगर मान लेते हैं DCLR का आदेश है तो उनको जब आपने आवेदन दे दिया है, ठीक है, तो आवेदन के बाद जो DCLR का आदेश कॉपी है वो भी जाकर मिलकर आप वहाँ पर दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, और साथ में उनको बता भी सकते हैं कि यहाँ पर DCLR का आदेश है। और अगर आपके आदेश आपके पक्ष में है तो म्यूटेशन किसी भी है ना, सवाल ही नहीं उठता है कि आपका म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दे। किया गया है, ठीक है, तो आप DCLR के पास जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपका आदेश है, डायरेक्ट मिलकर जो है आपके द्वारा आदेश दिया गया है लेकिन उसको मानने से वो इनकार कर रहे हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे पास सिर्फ म्यूटेशन केस नंबर है 6061, क्या इसके आधार पर रजिस्ट्री का नकल निकाल पाएंगे? प्लीज रिप्लाई। तो देखिए म्यूटेशन का अगर नकल है तो म्यूटेशन से आप अगर वो आवेदन जो किया है सिर्फ आप वो देख सकते हैं। अब उसके म्यूटेशन का डिटेल से अगर आपको डिड नंबर पता चल जाएगा, डिड का नंबर, तो उससे आप उसका नकल जो है वो निकाल सकते हैं। यानी जो सेल डिड का नंबर है वो अगर आपको पता चल जाए और तब आप उसका रजिस्ट्री का नकल निकाल पाएंगे। अन्यथा म्यूटेशन का अगर केस नंबर है तो केस नंबर से आप नकल जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए कि वो एक जो है म्यूटेशन के लिए जो आवेदन है तो आवेदन संख्या है वो, और उससे आप आवेदन का जो है स्थिति देख सकते हैं। अगला सवाल है, श्रीमान हमको जो फंसाया उसकी डेथ हो गई है तो क्या करें? पासपोर्ट के लिए आवेदन किया तब हमको मालूम पड़ा, मामला 2005 का बताया गया पुलिस वेरिफिकेशन में। देखें जो भी किया, जैसे भी किया, मान लेते हैं जो आप पर आरोप लगाया है, ठीक है, अगर किसी प्रकार का आपका आरोप है तो अब तो उसका देहांत हो गया है। अब उसका कोई भी मान लेते हैं जब आरोप लगाया जाता है तो आरोप में तो अब वहाँ पर उसका गवाही चाहिए, है ना, कि अब उसके द्वारा जो आरोप लगाया गया अब वो व्यक्ति है ही नहीं, आरोप लगाने वाला व्यक्ति है ही नहीं, तो उसका केस तो ऐसे ही जो है कमज़ोर पड़ गया है। अब उसके लिए अगर कोई मान लेते हैं सबूत है जो कि वो पहले पेश कर चुका है तो उसके आधार पर अगर कार्रवाई की जाती है तो वो अलग बातें हैं। लेकिन जो आपको मान लेते हैं फंसाया है, अगर उन्हीं का एक तरह से देहांत हो गया, वो अब नहीं है इस दुनिया में,
तो उसकी गवाही अगर हो चुकी है तब तो क्या कहते हैं आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उसकी गवाही नहीं हुई है तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।